दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं हमारा एक्सक्लूसिव कार्यक्रम पंचायत। आज हम लोग जिस ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, वास्तव में पर्यावरण से संबंधित एक गंभीर मुद्दा है और यह मुद्दा इतना गंभीर है, इसकी गंभीरता का अंदाज़ा हमें तब लगता है कि जब हम ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी या किल्लत होती है। तो आज विश्व जल संरक्षण दिवस है। ऐसे मौके पे आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पर्यावरण विद हैं और पर्यावरण के संरक्षण को लेके जल के संरक्षण को लेके तमाम तरह के कार्य करते आए हैं। तो सीधे सीधे हम स्वागत करते हैं विशाल पांडे जी का। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार भाई साहब, और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप अपने माध्यम से हमारी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम ये आपसे करना चाहेंगे कि आज का जो सबसे गंभीर मुद्दा है पर्यावरण, इसके ऊपर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं और जो कार्य कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आप जब फील्ड में उतरे अपने कार्यों को लेकर, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, जल के संरक्षण को लेकर, तो आपने क्या महसूस किया? लोगों के द्वारा आपका बिहेवियर क्या था? लोगों का बिहेवियर आपके प्रति क्या था कि जिस दिशा में आप कार्यरत थे, क्या वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल पा रहा था? एक्चुअली मैं शुरुआत में जब मैं युवा अवस्था में था तो हमारे बस्ती जनपद की ही चूँकि बात से मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे हमारे गुरु जी थे स्वर्गीय सत्यदेव ओझा जी, जो कि बहुत अच्छे पर्यावरणविद थे। उन्हें बहुत चिंता रहती थी बस्ती जनपद में पर्यावरण को बचाने के लिए। और उसके बाद हमारे साथी के रूप में राहुल श्रीवास्तव राजा भैया, इन दोनों लोगों के साथ जब मैं पर्यावरण के क्षेत्र में उतरा तो जैसे उस समय बहुत सारी समस्याएं थी, लोग खुद ही नहीं जागरूक थे पर्यावरण को बचाने को लेकर, और जिसका परिणाम ये देखने को मिलता था कि नदी कुआनों जो थी वो पूरी काली हो गई थी, मछलियाँ आए दिन मर जाती थी बहुत बड़े पैमाने पे। तो धीरे धीरे उसको लेके सबसे पहला कदम हम लोगों का यही था। तत्कालीन जज थे श्री कलीमुल्ला खान साहब, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने वहाँ पे जो है जल संरक्षण को लेके तमाम ऐसे काम किए कि जिसको लेके धीरे धीरे लोग सचेत हुए। और जल की ही जब बात करते हैं तो देखिए, गुरुदेव आचार्य रामचंद्र शर्मा जी ने कहा कि जहाँ चाह वहाँ रहा। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में 27 जनपद में केवल और केवल जल पे काम करने का अवसर मिला है। हमारे पूर्वांचल के लोग बहुत धनी हैं कि घर के हैंड पंप्स को चलाए और 1 बाल्टी 2 बाल्टी 4 बाल्टी पानी भर लिए, नहा लिए, निकाल लिए, उसका उपयोग किए या दुरुपयोग किए। लेकिन जब मैं याद करता हूँ झांसी, तालबेहाट, ललितपुर, तो मैं आपको ये बताने में खुद को शर्म महसूस करता हूँ कि वहाँ पे जल की स्थिति ये है कि पेयजल के लिए भी लोग, जल में भी 2 कैटेगरियाँ हैं। एक पेयजल है, पेयजल के लिए महिलाएं सर पे 2 गगरा रख के, 1 गगरा यहाँ रख के जो है लगभग 4-5 किलोमीटर जाती हैं चल के, और वहाँ पे जाके जो है 2 गगरा 3 गगरा जल लेके आती हैं, और उनका 10 लोग का 12 लोग का परिवार पूरे दिन जो है उसी जल को पी के ही रहता है। कितनी कठिन परिस्थितियां आपने देखी होंगी वहाँ पे, जो आप फील्ड में उतरे, ग्राउंड में गए और करीब से चीज़ों को देखा। इस कड़ी में हम आपका ध्यान एक चीज़ की तरफ आकृष्ट करना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि गांव में एक कुओं का एक जाल फैला रहता था और हम लोग देखते थे कि अमूमन हर दरवाजे पे हमको एक कुआं मिल जाता था, या 2 घर पे या 3 घर पे एक कुआं हमको मिल जाता था। लेकिन कालांतर में ये कुओं की जो कल्चर था ये ख़त्म होता गया। क्या जल संरक्षण पे इसका भी प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल। देखिए, वो भौतिकवादी युग नहीं था, वो आध्यात्मिक युग था। हमारे ऋषि मुनि संत थे, वो पर्यावरण को बचाने के लिए नित्य कुछ नए रचनात्मक काम करते थे। आप जब अपने मतलब गार्जियन से बात करेंगे या समाज के जो लोग बहुत बुजुर्ग लोग होंगे, वो बताएंगे कुओं का भी विवाह होता था। अच्छा। उन विवाह का मतलब ही था कि कुएं को संरक्षित रखा जाता था और उसका जिस कुएं के साथ विवाह होता था उसको भी संरक्षित रखा जाता। तो इस तरीके से जब गांव में किसी की शादी होती थी, आज भी अमूमन जब किसी की शादी होती है तो लोग उस कुएं का जाके पैर छूते थे। मजबूरी होती थी कि हमें गांव में कुआं रखना, और फेरे भी लेते थे। तमाम रस्मों रिवाज कुएं के साथ किया, पेड़ों के साथ किया जाता था। हमारे ऋषियों ने तो कह ही दिया था कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। आज भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं, लेकिन देख लीजिए कितने पीपल लगाए जा रहे हैं, जबकि वो तो ऑक्सीजन का स्रोत था। तो ऐसे ही वो ऋषि मुनियों ने एक परिकल्पना की थी और हमारा पूरा समाज उसी ढांचे पे बधा था। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। लेकिन जब आज बाजारवाद का युग आ गया, आज क्या है कि लोगों को क्षमता से अधिक चीज़ें उपभोग के लिए चाहिए।
पहले कुएं थे, आज कुएं नहीं है, उस कुएं को पाट दिया गया है। उसके बदले लोगों ने उस पर अपना एक कमरा और तैयार कर लिया। 10 कमरे का घर था, कुएं को पाट के 11वां कमरा और तैयार कर लिया। तो ये सारी चीज़ें थी। पहले कच्चे कुएं होते थे और कुओं का रहना बहुत आवश्यक है। जितना आवश्यक हमारे शरीर में जल, आदमी के शरीर में 3 भाग जल होता है। जैसे ये धरती 3 भाग जल से घिरी है, ऐसे ही मनुष्य का शरीर होता है, 3 भाग जल होता है। तो ऐसे ही वो जो है कुओं में जब बरसात होता था पानी, तो कुएं का जो है वाटर लेवल वो मेंटेन रहता था। गांव में भी जब खेती की बात होती थी तो वहाँ भी कुएं होते थे। खेत का पानी जो रिस्क ज़मीन के नीचे जाता है, जो वाटर मतलब पूरे तरीके से नहीं जा पाता। अगर ये माना गया है एक रिसर्च में कि अगर 16 लीटर पानी हम निकालते हैं और जब रिचार्ज करेंगे तो केवल 1 ही लीटर पानी रिचार्ज हो पाता है, यानी 15 लीटर पानी व्यर्थ हो गया। लेकिन जब कुओं में, तालों में, बावड़ियों में, नदियों में जाते थे, रुकते थे, तो उससे जो आसपास की ज़मीनें होती थी वो हमेशा अपसिंचित होती थी। आज देखेंगे बहुत सारी ज़मीनें फट जा रही हैं। ये उसका जो है ना होने का, कुओं का ना होने का जो सबसे बड़ा रीजन में एक ये कि ये चीज़ें आज समस्याओं में आ रही हैं। धरती कंकरीली हो जा रही है। आप देखेंगे कि नल का पानी जो है वो गर्मी में काफ़ी नीचे डाउन अपने आप हो जाता है, क्योंकि उसका वाटर लेवल नहीं मेंटेन है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो सबसे जो अहम चीज़ हम शहरों में देखते हैं वो हम देखते हैं कि सुबह सवेरे आदमी उठ जाता है और पाइप लगाता है, पोर्च अपना धुलने लगता है, गाड़ियाँ अपनी धुलने लगता है, और जिन पौधों में आप हजारा से पानी डालना चाहिए, कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, वो पूरी तरीके से पाइप से ही नहलाने लगता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इस तरह से ड्रिंकिंग वाटर का दोहन इस तरीके से करना कहाँ तक उचित है? और जो यहाँ के नागरिक हैं, एज अ नागरिक हमारा क्या उत्तरदायित्व है और हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं इस जल को लेकर? देखिए, बहुत सोचनीय बात, आज जो मुद्दे आप उठाए वास्तव में बहुत सोचनीय मुद्दे हैं। जिस चीज़ का दाम यानी रुपया नहीं लगता है, आदमी उसका कोई वैल्यू नहीं समझता है। लोग 20 रुपये का 1 बोतल पानी खरीदते हैं और यहाँ से लखनऊ तक का वो सफ़र उसी 1 बोतल पानी में कर लेते हैं। लेकिन जब अपने घर पे आते हैं तो मोटर खोल के, जैसा कि आपने बताया, चूँकि ये नैतिक शिक्षा ये खुद होना चाहिए कि वाटर इज ए प्रेशियस गिफ्ट, जल एक प्रकृति का अनमोल उपहार है। हम 10,000 रुपये रख दें और उसको पानी में बदलेंगे तो कभी नहीं बदलाएगा। पानी अपनी जगह है, रुपया अपनी जगह है। लेकिन लोगों के दिमाग में ना जाने क्यों, ये लोगों का ही नहीं, हम लोगों के भी दिमाग में ये चीज़ें चलती है कि भैया जिस चीज़ की कीमत नहीं लगती उसका चाहे जितना उपयोग करो। और ये जो मोटर घर घर में हो गया है, एक्चुअली में जब अपने हाथ से नल लोग चलाते तो 1 बाल्टी 2 बाल्टी चलाने के बाद जो है थक जाते, कहते कि अब इसका उपयोग हमको 1 ही लोटा पानी पीना है तो हम 1 ही लोटा। लेकिन जब से ये मोटर या जो तमाम मशीनें आ गई हैं, मशीनीकरण हो गया, 1 बटन दबाना है और उसके बाद वो पानी निकलता जाता है। लोग अपना सारा काम, जैसा कि आपने अभी बताया है, पेयजल की इतनी किल्लत है, उसके बाद भी तो मेरा मानना है कि उसके बाद भी लोग जो है इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। अभी टीवी में भी प्रचार दिखाता है कि एक आदमी जो है दाढ़ी बनाता जाता है और टोटी से पानी। सरकार भी अपने लेवल से लोगों को शिक्षित करने का काम कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि जब तक लोग खुद नहीं जागरूक होंगे, खुद जागरूक ऐसे भी लोग हैं कि जिनको अगर आधा गिलास पानी पीना तो कहेंगे भैया इसमें केवल आप आधा गिलास ही पानी हमें दीजिए। ऐसे भी लोग हैं। अभी हम गए थे ललितपुर, मुझे याद है कि वो प्रधान जी थे, बहुत सम्मानित प्रधान जी थे। वो पानी तो लाए 1 जग भर के, लेकिन गिलास पीने के लिए वो 1 दिए और सभी लोगों ने उसी से ऊपर पानी पिया। तो हमने पूछा क्यों भाई प्रधान जी, आपने पानी भरपूर लाया, आप प्रधान हैं, आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने गिलास क्यों केवल 1 लाया? तो प्रधान जी ने उसका बहुत सही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भैया 1 गिलास हमने लाया, आप सभी लोगों ने 1 ही गिलास में ऊपर से पी लिया, हमें केवल वही गिलास धुलना पड़ेगा और उतना ही पानी हमारा बेस्ट होगा केवल गिलास धुलने के लिए। अगर हम 6 गिलास लाएंगे तो जितना आप लोग पानी पिए हैं इसका 6 गुना पानी लग जाएगा उस गिलास की साफ सफाई में। तो लोग जहाँ पे किल्लत है वहाँ पे जिम्मेदार भी हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी बैंक ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप बिना रुपया जमा करते हो रुपया निकालते जाइए तो एक दिन ये भी होगा कि वो बैंक कंगाल बैंक बन जाएगा। तो वही हाल हमारी पृथ्वी का है कि अगर हम यहाँ पे वाटर रिचार्ज करने का सिस्टम नहीं बनाएंगे, हम अगर जल का सदुपयोग नहीं बंद करेंगे तो
ये पृथ्वी भी बाज हो जाएगी, क्योंकि इसके भी पास एक सीमित क्षमता है जो कि हमारे पूर्वजों के समय से जो है अपसिंचित करते हुए आ रही है। हमें सबसे पहले अपने उपभोग को थोड़ा सा देखना होगा कि हम उसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग न करें। जी। इससे इतर अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं की, तो सरकार क्या कुछ जल संरक्षण को लेकर क्या नीतियां चल रही हैं वर्तमान में, और कितनी सफल हो पा रही है सरकार इन सब कार्यों को करने में? जी, देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी रोटी, कपड़ा और मकान। इन 3 मूलभूत आवश्यकताएं थी जिसके बिना मानव जीवन चल नहीं पाता था। इसलिए तत्कालीन सरकारों का बहुत ज़्यादा ध्यान जो है जल संरक्षण के प्रति नहीं था। तमाम समस्याएं थी, लोगों का इतना आय भी नहीं था, इतना इनकम भी नहीं था, लोगों का शिक्षा का लेवल भी थोड़ा सा डाउन था, और उस समय इतनी देखा जाए तो इतने कल कारखाने भी नहीं थे, इतना पॉपुलेशन भी कम था। तो उस समय से पंचवर्षीय योजनाएं चली, लेकिन जल संरक्षण पे धीरे धीरे लोगों को तमाम एनजीओज के माध्यम से, मतलब अगर आप जागरूक करने की बात करते हैं तो एकदम सत्य है कि तमाम एनजीओ ने ही सबसे पहले पहल किया जल को लेके। फिर धीरे धीरे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना, क्योंकि जब हम जल की बात करेंगे तो नदियों के जल, झीलों के जल, तालों के जल, सारे जल के संरक्षण की बात करेंगे, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना। फिर उसने जितनी भी मिलें थी, क्योंकि उस समय से समस्या उत्पन्न हो गई थी कल कारखानों का औद्योगिकरण जब हुआ, तो वो वाच करने का काम उन्हें मिला कि भैया देखिए, इनका जो पानी है ये नदियों में ना छूट जा पाए, क्योंकि पूरी नदियों का जल गंदा हो जाता। अच्छा, आप एक चीज़ और भी देखिए कि अगर 1 बाल्टी पानी है, अगर किसी व्यक्ति के सामने हम 1 बाल्टी गंगा जी का पानी ला के एकदम साफ रख दें और उसमें केवल इतना सा ही नाली का पानी गिरा दें, तो क्या कोई पिएगा? नहीं पिएगा। तो इसी मानसिकता को धीरे धीरे डेवलप किया गया, बताया गया कि भैया देखिए, आपके कारखानों का पानी नदियों में आएगा तो जानवर पिएंगे, बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। उस समय हमारे देश के लोग भी नदियों का पानी पीते थे, बहुत सारे लोग आमी का पानी पीते थे, कुआनों का पानी पीते थे, राप्ती, कठनैया, रवि का पानी पीते थे, बिसुही का पानी पीते थे, जो कि एक छोटी नदी थी। तो नदियाँ स्वच्छ थी। नदियों का स्वच्छ पानी का परिभाषा है कि आर और पार दिखाई दे, लोग ऊपर से देखते थे, नीचे सब लोग पीते थे, अभी भी लोग पीते थे। लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ा, लोगों की उपभोग करने की क्षमता बढ़ी, कैपेसिटी बढ़ी, तो औद्योगिकरण हुआ। तो अब जो कल कारखाने लगे, आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को बनाने बिना पानी के बन ही नहीं सकता। तो जो उसका वाटर बनने के बाद आता था, जो वाटर बचता था, वो या तो ज़मीन में सोख्ता बना के या फिर नदियों में डाल दिया जाता था। तो ये हुआ कि भैया ऐसे नहीं काम चलेगा, अब आप मशीन लगाइए। तो यहाँ से तो कंपनियों को जागरूक किया और लोगों को जागरूक करने की पहल धीरे धीरे चलती रही। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हुए, तो देखिए, उन्होंने बहुत करीब से देखा कि इस देश में 2 चीज़ें, मतलब स्वच्छ भारत मिशन के नाम से उन्होंने देखा कि भैया, अगर शौचालय का नहीं सही उपयोग होगा, या शौचालय नहीं सही बनेंगे, या मतलब स्वच्छता नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 ग्राम मानव मल में 1 करोड़ वायरस होते हैं, 10,000 विषाणु होते हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें, तो उन्होंने फिर पहले फेज में शौचालयों पे काम करवाया, काफ़ी काम हुए, घर घर शौचालय बने, लोगों को जागरूक किया गया। इसके पहले भी शौचालय बनते थे, लेकिन लोग जागरूक नहीं थे, और जागरूकता ना होने के नाते उस शौचालय में, आप खुद भी देखे होंगे, आप तो अच्छे पत्रकार हैं, कि लोग कंडी भी रखते थे, कहीं लकड़ी भी होता था, स्टोर रूम। हमारे पास तो ऐसे फोटो थे कि उस समय के शौचालय में लोग दुकान छोटा मोटा चलाना शुरू कर दी थे, पान, क्योंकि लोग जागरूक नहीं थे। तो धीरे धीरे देखिए, लोग भी जागरूक हुए, और इस बार जब से इस कार्यकाल से जल पे ही काम हो रहा है, और सरकार ने इसके पहले विश्व बैंक की सहायता से जल जीवन मिशन, जिसे शॉर्टकट में JJM कहा जाता है, जल जीवन मिशन के माध्यम से उन्होंने प्रदेश के कई जनपदों में पानी की टैंक लगवाए, बड़े बड़े पानी का टैंक लगवाए, क्योंकि देखिए, आयरन की जब मात्रा अधिक हो जाती है तो भी नुकसान करता है, वो जल में पाया जाता है। आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक तो जान लीजिए कि एकदम जहर ही है। जब आर्सेनिक का पानी, जहाँ जैसे आर्सेनिक वैसे 2 नदियों का जहाँ पे मुहाना होता है, दोआबा होता है, उस क्षेत्र में ज़्यादा संभावनाएं होती है, तो हाथ में छाले निकल जाते हैं, दाने, और धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेता है। अभी देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा, दांत पथरीले हो जा रहे हैं, बतासे की तरह
दूर तो क्षरण हो रहा है कहने। तो इस पे जब रिसर्च हुआ तो ये हुआ कि भैया ये केवल और केवल जल के नाते हो रहा है। हमारे बस्ती जनपद में 2 डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी जी और डॉक्टर नवीन सिंह जी ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जो मरीज से बात करने के बाद उनके पर्चे पे दवाओं के साथ या इलाज के साथ ये भी लिखते हैं कि आप अपने घर के नल के पानी का जांच करा लीजिए, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि अगर ये पानी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे तत्व हैं कि इसकी मात्रा से बीमारियां हो जाती हैं, और इसकी पुष्टि वो समय समय पे करते भी रहते। तो देखिए यहाँ से भी जागरूकता चलिए, ठीक है, क्योंकि सारे काम सरकार नहीं कर सकती है। जो भी हमारे सामाजिक लोग हैं, NGO है, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूलों में इतने बड़े बड़े अभियान चले। तो मैं मूल बात पे आता हूँ। तो सरकार ने इस JJM के माध्यम से कई गतिविधियों पे काम किया। इसके पहले स्वच्छ भारत मिशन भी चलता था, निर्मल भारत अभियान भी चलता था, लेकिन जो जल पे काम हुआ वो स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। और इसी के अंतर्गत अटल भूजल योजना, जैसे जो क्षेत्र आपका इधर है पहाड़ी क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्रों का नाम जैसे झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, ठीक है, तो ऐसे जगहों पे जो सरकार अटल भूजल योजना के माध्यम से काम कर रही है। वहाँ सबसे पहले लोगों को जागरूक किया जा रहा है, गांव में पेयजल कमेटियाँ बना। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब संयुक्त प्रांत अधिनियम जिसके अंतर्गत प्रधान जी का चुनाव होता है, उसमें मेंबरों की भी कमेटी बनाई जाती है, उसमें पेयजल एवं स्वच्छता समिति उसी समय बना दिया जाता है। तो उनको भी जागरूक किया जा रहा है कि हर एक लेवल से काम हो। तो मैं कहने वाला जागरूकता का अधिक कार्यक्रम पेयजल पे इस कार्यकाल में बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो चूँकि समय का अभाव है आपके पास भी, और हम लोग अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं, तो मैं चाहता हूं कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा संदेश दें, ताकि लोग यहां पे जागरूक हों और जल के महत्व को, क्योंकि जल जो है वो मात्र एक वस्तु नहीं है, जल जीवन है, ऐसा हम सुनते भी आए और ये परम सत्य भी है। तो कुछ ऐसा संदेश, सार्थक संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। जी, अब दर्शकों को देना है तो दर्शकों की ही भाषा में बोलना पड़ेगा। तो देखो भैया, रुपया लाख रही, लेकिन जैसे कोरोना में ऑक्सीजन का सिलेंडर ले कंटिन लाइन लगाता है, ऐसे ही पानी कंटिन आए वाले दिन में ही नौबत आई जाए कि आप लोग इतना छोट छोट बॉटल का पानी पीबो और अपने लइकन के बतैबो कि जैसे एक समय यस रहा बच्चा कि हमें लोग 4-4 बाल्टी पानी से नहाते हैं, और आज यस स्थिति आई गई बा कि हमें लोग के पिए कंटिन पानी ना ही बात तरसत थी। और अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे तो आने वाले दिनों में आप अपनी पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कहा गया है रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। तो अगर पानी ही नहीं रहेगा तो जीवन ही नहीं रहेगा। जितने भी ग्रह उसमें पृथ्वी पे केवल जीवन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जल है। जलम जीवनम, जल ही जीवन है। और उसके बाद मैं विजय दूत समाचार पत्र को और अपने साथी धर्मेंद्र पांडे जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने समसामयिक मुद्दे पे और जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है इस पे इतने सचेत हैं। तो हमें लगता है कि ये भी अभियान है, और शायद अगर हमारे मीडिया के साथी सतर्क हो जाएं तो निश्चय ही हम लोग फिर से मजबूत हो जाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा आज हमारे साथ इस एपिसोड में पर्यावरणविद और एक समाज सेवक हैं विशाल पांडे जी, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से जल के महत्व को समझाया है। और हमें उम्मीद है, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग इनकी बातों से प्रभावित होकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझेंगे और जल को जितना ही ज़रूरत हो उतना ही आप इस्तेमाल करेंगे। बने रहिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।